नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ईडी से फिर सम्मन आ गया और उन्होंने जाने से मना कर दिया और वो नहीं गए। कई दिनों से ये शराब घोटाले का मामला चला हुआ है। दोस्तों, समझते हैं आज ये शराब घोटाला आखिर था क्या और क्यों इसमें ऐसा काम हो रखा है कि सिसोदिया जी को भी बेल नहीं मिल रही और पीछे पड़ा हुआ सब कुछ नहीं है। चलो देखते हैं आज इस घोटाले को गहराई से समझते हैं कि ये था क्या और क्यों ऐसा है कि इनको बेल नहीं मिल रही। तो दोस्तों, न्यू लिकर पॉलिसी दिल्ली के नाम से एक लिकर पॉलिसी में चेंज किया गया दिल्ली सरकार द्वारा। इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंज किए गए, जैसे कि एमआरपी हटा दिया उसमें से, और जो भी थे रिटेलर वो जैसे जो भी होलसेलर्स थे और सरकारी दुकानों को हटा करके सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया उसका। जब इसमें चेंज हुए, एमआरपी हटाया गया और रात को सुबह 3 बजे तक की इसको खोलने की इजाजत देगी, तो उससे क्या हुआ कि कुछ सेल बढ़ी लिकर की दिल्ली के अंदर और आपसी कंपटीशन के चलते रेट भी कम आया कुछ, और लगभग 21-22 का अगर रेवेन्यू हम देखते हैं 2021-22 का, तो वो रेवेन्यू 27% बढ़ गया और टोटल रेवेन्यू 8900 करोड़ का दर्ज किया लिकर डिपार्टमेंट ने। अब इसमें सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई की एंट्री होने से पहले दिल्ली का जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाए कि ये जो नई लिकर पॉलिसी है, ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके अंदर लाइसेंस फीस जो है ना, जो L1 जो होल्डर्स थे उनकी लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की रिबेट दी गई है शराब व्यापारियों को, और इसके अंदर वायलेशन की गई है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 की और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 की, और इसमें दिल्ली सरकार को रेवेन्यू का घाटा हुआ है। तो इसके अंदर फिर एंट्री होती है जब एलजी सक्सेना जी हैं, वे ये केस सौंप देते हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है और अपनी एफआईआर के अंदर 15 नाम इसके अंदर दर्ज करती है। सीबीआई का ये कहना है कि जो L1 लाइसेंस होल्डर है ना, वो अपने जो रिटेलर जो हैं, जो रिटेल में जो शराब बेचते हैं, उनको क्रेडिट नोट के ऊपर शराब सप्लाई करते हैं और अपने अकाउंट्स में पैसे की मैनिपुलेशन इस तरह से करते हैं ताकि उसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट का पब्लिक सर्वेंट उनको पहुंचाया जा सके, और इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने लगा है और फॉल्स एंट्रीज अपने बुक्स में दिखाते हैं। दोस्तों, फिर सीबीआई ने काफी छापे मारे, अलग अलग उस पर रेड की, लेकिन सिसोदिया जी के भी वहां रेड करी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। कोई अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज नहीं मिले, कोई कैश नहीं मिला, कोई ऐसा कोई चीज नहीं मिली, खाली हाथ लौट गए। सीबीआई के बाद वो केस गया ईडी के पास। अब सीबीआई के पास कुछ नहीं था कि उनको गिरफ्तार कर ले, ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसको वे अरेस्ट कर लें। अब वो जाते हैं ईडी के पास, वो केस ईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें देखने में आया कि सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी ना, उसमें एक समीर महिंद्रू जो कि एक बड़ा शराब कारोबारी है, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स ली थी सीबीआई ने। जैसे उसको पकड़ा, उससे स्टेटमेंट लिखवा ली कि हाँ भाई ये आदमी शामिल थे और इनने इतने हजार का, इतने करोड़ का, इतने लाख का ऐसे इस तरह से घोटाला कर रखा है। एक स्टेटमेंट ले ली जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके और ये केस चालू कर दिया था सीबीआई ने। और उस स्टेटमेंट में कहा गया कि विजय नायर
जो कि कम्युनिकेशन हेड है आम आदमी पार्टी का, उसने 2 बार मुलाकात करवाने का प्रयास किया समीर महेंद्रू का। समीर महेंद्रू की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद केजरीवाल ने यह आश्वासन दिया कि विजय नायर हमारा ही आदमी है, तो आप बेफिक्र रहें, आप बेझिझक होकर काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। अब कुल मिला के ये बीच बीच में इन्होंने पहले मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया। मनीष सिसोदिया को 4 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने ईडी से पूछा कि ईडी के पास कोई ठोस सबूत है सिवाय को एक्यूज्ड की स्टेटमेंट के, जो उन्होंने पकड़ रखा था, जो एक शराब कारोबारी, उसकी जो स्टेटमेंट थी, उसकी जो बयान थे, उससे अलग कोई ठोस सबूत है क्या? नहीं, क्योंकि कोर्ट ये समझता है, ये मानता है कि जो स्टेटमेंट है वो डरा धमका के या प्रेशर में लाके या टॉर्चर करके लिखवाई जा सकती है, वो कोई इतनी बड़ी पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। तो इसमें इस बेंच के अंदर एक जज साहब थे SVN भट्टी, उनका यह कहना था कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसका जो उसको जो धारण करने वाली जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। ना तो सिसोदिया ने उनको पैसा लिया, ना संजय सिंह ने, कोई किसी ने कोई पैसा नहीं लिया, सीधा आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हुआ वो पैसा। तो आपने मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को तो आरोपी बनाया ही नहीं इसके अंदर, तो ये केस तो मनीष सिसोदिया पे बनता ही नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने ये कहा कि हम इस बेल की जो जजमेंट है ये बेल का जजमेंट 30 अक्टूबर को सुनाएंगे। और उसमें ये बात कहते हुए ये कहा कोर्ट ने, जस्टिस खन्ना साहब ने, कि ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका केस, जिस तरह से आपने केस तैयार किया है। कोर्ट ने एक चीज और पॉइंट आउट की, उन्होंने ईडी ने कहा जी 45 करोड़ रुपया गोवा ट्रांसफर हुए हैं, इलेक्शन के दौरान गोवा में खर्च किए इन्होंने, लेकिन उस चीज का भी इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं, वो सिर्फ एक बनी बनाई कहानी बता रहे थे जो कि, और मनीष सिसोदिया की संलिप्तता बताई उस 45 करोड़ की ट्रांसफर में, कि मनीष सिसोदिया जो है इसमें संलिप्त है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि हमारे आप जो है ये हम आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन 30 अक्टूबर को एक जजमेंट देती है कोर्ट, और ये कहती है कि 338 करोड़ जो 10 महीने में अतिरिक्त मुनाफा हुआ है उस नई लिकर पॉलिसी के द्वारा उन 14 शराब कारोबारियों को, उसको हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानते हैं, कि वो क्राइम करके वो पैसा कमाया गया है, और इसके वजह से हम मनीष सिसोदिया को बेल देने से मना करते हैं। तो आरोपी अगर 338 करोड़ रुपए को हम ये मानते हैं कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये क्राइम करके पैसा कमाया गया है, तो अपराध का पैसा है, ये अपराध करके अगर पैसा कमाया गया है, तो ये 338 जो 14 के 14 शराब व्यापारी हैं, उन 14 के 14 व्यापारियों को इन्होंने बनाना चाहिए था आरोपी, जो कि इन्होंने नहीं किया। 32 करोड़ का चेक आम आदमी पार्टी के खाते में गया है किसी अरोड़ा के द्वारा, जो कि शराब व्यापारी था, जो कि इन्होंने संजय सिंह को फिर वो करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए ये थ्योरी बनाई कि संजय सिंह ने इस अरोड़ा को चेक ले रहा था अरोड़ा, और वो संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मिलवाया, वो बीच में संजय सिंह एक कड़ी था। जस्टिस मदन लोकुर ने सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को ये कह के कि ये बिल्कुल गलत वर्डिक्ट है, उन्होंने एक सख्त टिप्पणी करी है इसके। ईडी का ये कहना है कि 338 करोड़ का जो मुनाफा कमाया है न्यू लिकर पॉलिसी से व्यापारियों ने, ये पैसा अपराध का पैसा है, और इसके ऊपर PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू होता है। अब इनकी बेल क्यों नहीं हो रही? सोचने वाली बात यह है, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी इनकी बेल क्यों नहीं हो रही? उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण यह है, सबसे पहले हम समझते हैं कि PMLA एक्ट कहता क्या है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता क्या है कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। PMLA एक्ट के तहत सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि
अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किसे मानेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिससे कि अपराध करके कुछ कोई भी पैसा कमाया गया हो, उसको छुपाने में, उस पैसे को छुपाने में, या उस पैसे का कब्जा उसके पास हो, पोजेशन हो, या उस पैसे से उसने कोई प्रॉपर्टी ले ली हो, या उस पैसे से उसने की प्रॉपर्टी किसी और के नाम, बेनामी संपत्ति, जो संपत्ति तो है उसकी लेकिन वो किसी और के नाम ले ली हो, तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ऑफेंस मानी जाएगी। अब इन्होंने ये तो कह दिया कि 338 करोड़ ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये अपराध करके पैसा कमाया है इन्होंने। लेकिन दोस्तों ये लगता नहीं है ऐसा। उसका कारण है, ये अपराध के द्वारा पैसा कमाया हुआ जब माना जाता जब ये रिश्वत देते, ये सभी व्यापारी 14 के 14, कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे हमारा ये ऐसी इस तरह से प्रॉफिट हो। अब जब ये 14 के 14 व्यापारी किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज में पैसा पहुंचाते हैं, अब तो एक अरोड़ा ने दे रखे हैं पैसे 32 करोड़ रुपया, अगर ये पैसा सारे 14 के 14 व्यापारी किसी रेशो में, किसी पर्टिकुलर जैसे 5%, 10% प्रॉफिट का, या कुछ कुछ ऐसा सेटल्ड पैटर्न दिखता ना इसमें, अब देखो पैटर्न बन रहा है किसी तरह का, क्योंकि अगर हम इस ट्रांजैक्शन को स्प्लिट कर देते हैं ना, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के तहत ठेके उठे शराब के, उसमें उस पॉलिसी के तहत उस पॉलिसी का पालन करते हुए शराब बिकी और रेवेन्यू जनरेट हुआ, प्रॉफिट बना, वो होगी एक लीगल प्रोसेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हर आदमी स्वतंत्र है इस देश के अंदर किसी भी अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए। हो सकता है अरोड़ा ये चाहता हूँ भाई इनको पॉलिटिकली मैं थोड़ा मजबूत करूं ताकि ये उसको पसंद हो ये पार्टी, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भाई वो चाहता हो भाई उसको चंदा देना। अगर ये कनेक्शन निकलाता है कि इन्होंने पॉलिसी बनाने से पहले कुछ रिश्वत इस पार्टी को दी, या किसी इंसान जो इस पार्टी से संबंधित है, या जो पॉलिसी मेकिंग में कोई महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, या जैसे मान लो चीफ मिनिस्टर है उस गवर्नमेंट का जिसने पॉलिसी बनाई है, उसको अगर इन्होंने पहले कोई रिश्वत दी है पॉलिसी बनाने से पहले, या पॉलिसी बनाने के बाद किसी सेट रेशो के अंदर पैसा पहुंचाया है जिससे कि ये लगता हो कि हाँ इन्होंने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो पहले तय कर रखा था सरकार के साथ, कोई फिक्स कर रखा था, जो कोई जुबान कर रखी थी, वो पैसा ये पहुंचाने लग रहे हैं धीरे धीरे करके, तो हम इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉलिसी इस तरह से है कि भाई पहले पॉलिसी बनाई और उसके कुछ दिन के बाद एक आदमी ने उठ के चंदा दे दिया, तो ये अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं दो ट्रांजेक्शन में, पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, कानून के तहत बनाई, उसके पास पावर थी पॉलिसी बनाने की, उसने बना दी, उसके बाद जिस व्यापारी ने टेंडर लिया, जिस व्यापारी ने लाइसेंस लिया शराब बेचने का, उस व्यापारी ने उस पॉलिसी के तहत काम किया, उस पॉलिसी के तहत काम करते हुए उसने प्रॉफिट कमाया, जो कि उसका अधिकार है। प्रॉफिट कमाना उसका अधिकार है दोस्तों, वो व्यापारी है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो। उसके बाद उसने अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से, अपनी स्वेच्छा से कुछ हिस्सा, कुछ पैसा, जितना उसका मन मान रहा था उतना पैसा उसने एक पार्टी को डोनेशन के रूप में दे दिया। तो दोस्तों अगर इसको स्प्लिट करके देखते हैं तो ये बिल्कुल कहीं कुछ नहीं दिखता, ये खाम खा का ये घुमा फिरा के उससे जोड़ा गया है जबरदस्ती। अब बात ऐसी है कि इसके अंदर बेल क्यों नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट? महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो बेल क्यों नहीं दे रहा? तो दोस्तों बेल का जो प्रावधान है पीएमएलए एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो बेल का प्रावधान है वो सेक्शन 45 के अंदर है इस कानून के। और सेक्शन 45 का सबसेक्शन 1 दो कंडीशंस बताता है इसमें बेल के लिए। पहली कंडीशन बेल के लिए ये है
कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सरकारी वकील है, जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है, उसको इस बेल एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर हालत में विरोध करने की उसको पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। एक बात, जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बेल एप्लीकेशन को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, और कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाता है कि वहां पर रीजनेबल ग्राउंड है, पर्याप्त ग्राउंड है, पर्याप्त उसके पास ये भरोसा है उसको कि वो बिल्कुल निर्दोष है वो व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, तब ही उसको बेल मिल सकती है, इस शर्त पे कि वो बेल पे जाने के बाद ऐसा अपराध दोबारा नहीं करेगा। अब ये दोस्तों, ये ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ। बेल ले ली सिसोदिया ने, पहली बात तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूरी अपॉर्चुनिटी दे दी। अपॉर्चुनिटी के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने साक्ष्य रख दिए। अब जब तक उन साक्ष्यों का टेस्ट नहीं कर लेगी कोर्ट कि ये साक्ष्य सही हैं या ये साक्ष्य गलत हैं, या जो साक्ष्य इन्होंने कोर्ट के सामने रखे हैं प्रोसिक्यूशन पक्ष ने, इनमें कुछ दम है, या इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए, या इनको मेंटेन रखना चाहिए, या इनके ऊपर आगे कोई फर्दर कोई एक्शन लेना चाहिए, तब तक तो वो उस पर डिसीजन ले ही नहीं सकता। कोर्ट के हाथ बांध दिए इस धारा के तहत, हाथ इस तरह से बंध गए कि रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। जब वो अपोज करेगा तो कुछ ना कुछ कागज पत्र कुछ तो देगा, वो कुछ ना कुछ अपने रीजनेबल कुछ ना कुछ रीजन तो देगा प्रोसिक्यूशन पक्ष। जैसे ही वो रीजन देता है, या तो उस रीजन को टेस्ट किया जाए, किसी ना किसी उसको कसौटी पे उसको कसा जाए, और फिर उस पर ये देखा जाए कि ये जो कसौटी पे पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। उसमें तो लंबा टाइम लग जाए, उसमें तो पूरी ट्रायल हो जाएगी। मतलब रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी, कि वो बिल्कुल निर्दोष है, ये जब तक पक्का नहीं हो जाएगा कोर्ट को, तब तक वो उसको बेल नहीं दे सकती। कानून के हिसाब से जज साहब बेल नहीं दे सकते। बेल सिर्फ एक ही आधार पर दी जा सकती है, या तो वो बीमार हो, या वो 16 साल से कम उम्र का हो, या वो कुछ उसके हिसाब किताब उसके जो करप्शन के चार्जेस ऐसे हो जो कि अमाउंट 1 करोड़ से कम बनती हो, जो मनी लॉन्ड्रिंग अमाउंट है, जो जिस अमाउंट के ऊपर केस चल रहा है वो 1 करोड़ से कम बनता हो, इस आधार पर उसको बेल मिल सकती है, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये आते नहीं। तो और फिर ये भी इसमें है कि ये जज साहब को ये स्पष्ट, मतलब ये पूरी तरह से आश्वस्त होना पड़ेगा बेल देने के लिए कि जिस व्यक्ति को वो बेल दे रहे हैं वो बाहर जा करके ये अपराध दोबारा नहीं करेगा। अब वो तो इस स्थिति में है, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, वो इस पद पे है, इस कैपेसिटी में है, अगर वो चाहे तो रोज के कितने भी अपराध कर ले पीएमएलए एक्ट के तहत, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है उसको। संजय सिंह है, संजय सिंह सांसद है, पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ पद ले रहा हो, कुछ ना किसी पद पे बैठा हो, तो वो इस हालात में हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे और अपना दिनचर्या शुरू करेंगे, तो वो अगर चाहें तो ये अपराध दोहरा सकते हैं। तो ये कंडीशन किसी भी तरह से फुलफिल नहीं होती। कहने की बात ये है, समझने की बात ये है, बेल के प्रोविजंस इतने सख्त बना दिए हैं पीएमएलए एक्ट के तहत। और मैं आपको ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये प्रावधान निरस्त कर दिए थे। सेक्शन 45 के जो सब सेक्शन 1 है, इसको इसको एक तरह से स्ट्रक डाउन कर दिया था, और इसको ये कह के स्ट्रक डाउन कर दिया था कि ये इंसान के ऊपर अत्याचार है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही आदमी की फ्रीडम, और उसको ये तो निकलने ही नहीं देगा ये किसी भी इंसान को जेल से बाहर, ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 45(1) of the 45(1) of the Prevention of Money Laundering Act 2002 insofar as it imposed two further conditions for release on bail for the offence punishable for a term
ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ मोर देन 3 years। इसमें दोस्तों पहले क्या हुआ करता कि 3 साल से ऊपर की सजा को के ऊपर ही लागू होते थे ये। जो पुराना कानून था 2017 से पहले का, उसमें क्या था कि 3 साल से ऊपर की जो सजा, ऐसे अपराध जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा बनती है, उसी पे ये बेल के जो प्रोविजन थे कि भाई आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूरी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी और ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, जब जाके बेल आपकी मंजूर होगी। मोदी सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने 2018 के अंदर एक अमेंडमेंट लेके आ गया इसी एक्ट की, जिसके अंदर उन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोई भी ऑफेंस होया सब पे लागू कर दिया ये दोनों कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट की बात को नजरअंदाज करते हुए मोदी सरकार ने 3 साल की वो भी हटा दी इसके आगे की लिमिट, और उसको किसी भी तरह का ऑफेंस हो, चाहे 3 साल से कम की सजा का ऑफेंस हो, उस पर भी लागू कर दिया। कोई भी ऑफेंस हो पीएमएल एक्ट के तहत होना चाहिए बस वो। तो इस वजह से मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हो पा रही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जी हमारे को नए तथ्य मिल गए, कुछ नया मिल गया, हमारे को कुछ नई खोज कोई हमारे को पता चला है कुछ नहीं, उसका आप हमें मौका दीजिए, हम अगली बार आपके सामने पेश करेंगे, डेट ले लेते हैं अगली कोर्ट की, और उस डेट पे फिर वो डेफर हो जाता है उस डेट तक मामला, और बार बार करने पर भी जब वो कुछ ना कुछ ऐसा नुक्ता अड़ा देते हैं कि वो, और कुछ मुझे लगता है कुछ कोर्ट भी प्रेशर में है इसके अंदर, क्योंकि ये जो टिप्पणियां थी जस्टिस खन्ना के बेंच की टिप्पणियां थी, ये बड़ी ही सख्त थी ईडी के ऊपर कि आपने कुछ नहीं कर रखा है इसमें, और 2 मिनट में ये ट्रायल कोर्ट से ये केस खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 4 अक्टूबर के बाद उन्होंने डेट दी 30 अक्टूबर की, 30 अक्टूबर के बीच में 4 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस खन्ना ने जो टिप्पणियां की थी 4 अक्टूबर को, इन साक्ष्यों को और इन तथ्यों को देखते हुए वो कतई सेटिस्फाई नहीं थे, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे इन साक्ष्यों के प्रति। लेकिन जैसे ही उनका रुख बदला हुआ मिला 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को वो ये कहने लगे हाँ इस हमारे को लगता है कि इसमें बेल नहीं देनी चाहिए मनीष सिसोदिया को इस मामले में। तो दोस्तों ये सारा मामला शायद आप समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से करप्शन है नहीं, ये एक जबरदस्ती एक मतलब एक चिपकाने वाली बात है भाई, किसी ना किसी तरह से कैसे भी करके इनको डिफेम करके और इनको जेल के अंदर रखने की बात है, ये और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी है जो ये कुछ अच्छी लगी होगी। आप अपने मित्रों से दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा, इस बारे में अवगत जरूर कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।